हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट पार्ट किया था, उसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनकम मेथड के प्रिकॉशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें पहला पॉइंट ये है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर अर्निंग्स, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर अर्निंग्स जो होती है इसको आप इंक्लूड नहीं करते, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर अर्निंग यानी ट्रांसफर अर्निंग और ट्रांसफर इनकम को आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है इसका रीजन समझ लेते हैं। देखो ट्रांसफर इनकम क्या होती है, सपोज मान लो आपके घर के पास देखो मॉर्निंग में क्या है बाबा एंड ऑल आते हैं, यानी कुछ मांगने के पर्पज से आते हो और आप उन्हें कुछ देते हो। तो अगर आप मान लो उनको उनके हाथ में आपने 10 रुपए रखे या समथिंग जो भी रखा, रखने के बाद क्या आप उनसे ये कहते हो कि मुझे इसके बदले में कुछ दे दो? नहीं कहते। ठीक है, तो यही आपकी ट्रांसफर अर्निंग्स होती है, ट्रांसफर इनकम्स होती है। ठीक है, या ट्रांसफर पेमेंट भी एक टाइप का एक पॉइंट है जिसमें आपको देने के बाद कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ये भी है। जैसे ट्रांसफर इनकम में इन्होंने क्या बोला है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई है, बुढ़ापे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, सरकार मदद के पर्पज से देती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको भी कुछ भत्ता वत्ता समथिंग मिलता है। ठीक है, वो भी यहाँ पे आ गया। चैरिटी हो गया, डोनेशंस हो गए या पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी वो अर्निंग्स है या वो सारी ये वो चीजें हैं जिनके बदले में दूसरे बंदे को कुछ नहीं मिलने वाला है, बस एज अ मदद ये दी जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफर अर्निंग हो गया, ट्रांसफर इनकम जो कि मदद के पर्पज से हो रही है उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि इससे किसी भी तरह का नो वैल्यू एडिशन यानी किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी में किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो अगर कोई बोलेगा ट्रांसफर इनकम को क्या डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करता, ये वन वे होता है, हमेशा क्या होता है, वन वे होता है। ठीक है, ये मदद के पर्पज से दी जाती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, पॉकेट हो गई, पॉकेट एक्सपेंस। अगर पेपर में आ गया एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस तो फिर वो आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को यहाँ कवर किया है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है, समझना। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन लिखेगा तो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर अर्निंग है, बट अगर वो ओल्ड एज की जगह रिटायरमेंट बोलेगा, रिटायरमेंट पेंशन है, तो उसका मतलब उसने पहले सर्विस दी हुई है, और अगर उसने पहले काम किया हुआ है तो वो उसके काम का ही एक क्या है बेनिफिट है, तो फिर वो इंक्लूड हो जाएगा। कौन सा वाला? जो रिटायरमेंट वाला होगा। बट अगर ओल्ड एज मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार देती है, अगर उसकी बात करें तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा। बहुत बारीक चीजें हैं, आपको ध्यान दे। दोबारा एक बात बोलता हूँ, ओल्ड एज बोलेगा तो इंक्लूड नहीं होगा, रिटायरमेंट वाली पेंशन बोलेगा तो इंक्लूड होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलता है तो नहीं इंक्लूड होगा। डन। बट अगर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं जो आपको सैलरी इनके साथ जो मिलते हैं तो वो इंक्लूड होगा। डन। तो इस टाइप की चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज से अगर आपने किसी भी तरीके की इनकम कमाई, जैसे आपने चोरी करके पैसा कमाया, आपने किसी के यहाँ से पैसा चोरी किया या गैम्बलिंग जुआ टाइप की चीजें खेली, ठीक है, और उससे पैसा इकट्ठा कर लिया, तो उसने बोला इसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? पहली बात तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, इलीगल एक्टिविटी है, यानी कानूनी रूप से क्या है, मान्य नहीं होगी, कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी, इलीगल एक्टिविटीज है, तो इसलिए इनको आप इंक्लूड नहीं करोगे डोमेस्टिक इनकम किसी में भी नहीं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये ब्लैक मनी होती है आपकी। अब ब्लैक मनी के लिए आपको पता है गवर्नमेंट कितनी टाइटनेस दिखाती है, नहीं आता। और दूसरा इनका प्रॉपर एस्टिमेट भी नहीं निकलता, इनका प्रॉपर एस्टिमेशन भी मुश्किल है। बात समझना, इलीगल एक्टिविटी तो है ही है, नंबर 2 ये ब्लैक मनी होती है, और इसका प्रॉपर एस्टिमेशन करना क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, ये हमेशा पॉइंट याद रहना चाहिए। आगे विंडफॉल, ठीक है, ये विंडफॉल है। विंडफॉल गेन्स की अगर हम बात करें, विंडफॉल गेन्स होते हैं कि एकदम से आपका खूब सारा पैसा आता है। जैसे मान लो आपने क्रिकेट मैच में पैसा लगाया, आपने हॉर्स रेस में पैसा लगाया, ठीक है, आपने लॉटरी खेली उससे, ठीक है। अब लॉटरी खेलना हर जगह इलीगल नहीं है, तो इसलिए हमने इसको उस पॉइंट में नहीं रखा। यहाँ पे कह रहा है कि विंडफॉल गेन्स हो गया, तो अगर आप विंडफॉल गेन्स भी होगा तो भी आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे। विंडफॉल गेन्स को भी आपने बोला इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ठीक है, जरा एग्जांपल देख लो, जैसे लॉटरी यहाँ पे लिखा हुआ है, या आपने घोड़े की रेस में हॉर्स रेस में पैसा लगाया, आपने लॉटरी खेली है, हॉर्स में पैसा लगाया,
ठीक है, तो वो भी आपका इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये क्या नाम है, इट डज नॉट इंक्लूड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता है। आपने बस अपने एंटरटेनमेंट पर्पज से आपने पैसा लगाया और अगर आपकी किस्मत है तो आप जीत गए, ठीक है। तो इस टाइप की गेम्स जो है वो भी आप नहीं लोगे। तो 3 एक्टिविटी आपको ध्यान रखना है। देखो हमने वैल्यू एडिड में कुछ पॉइंट्स पढ़े, इनकम मेथड में भी हम कुछ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, 3 पॉइंट तो हमने कवर कर लिए। ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड में भी करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, अगले पार्ट में होगा जहाँ तक है। तो जब वो कवर कर लेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो गए नहीं, उनमें ये पॉइंट्स भी कुछ कुछ कवर हो जाते हैं और पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी हमें देखने होंगे वहाँ पे भी। तो पहले इनको अपना बेस जो है तैयार कर लो। पहला ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर अर्निंग इंक्लूड नहीं होने वाला। विंडफॉल गेन्स कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि आपने चोरी वोरी करी, गैम्बलिंग करके पैसा लेकर आया हो, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो इलीगल एक्टिविटी का पार्ट है, दूसरा वो ब्लैक मनी के अंतर्गत आता है, और तीसरी अगर बात करें तो उसका प्रॉपर एस्टिमेशन करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखना। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 करने से पहले दोबारा एक पॉइंट बता देता हूँ आपको मैं, कि मैंने जब वैल्यू एडिड करवाया था तो मैंने आपको बताई थी जब सेकंड हैंड गुड्स आपका कभी भी सेल या परचेस होता है तो उसको आप इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल हो गया होगा ना, या फर्स्ट टाइम जब वो प्रोड्यूस किया होगा उस वक्त ये नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाता है। तो इसका मतलब जब एक बार हो चुका है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। बट इसका जो कमीशन होता है बार बार सेल होने के बाद, जो उसका कमीशन होता है, जो ब्रोकरेज होती है, वो उनका इंक्लूड होता है। सेम यही पॉइंट यहाँ पे भी है, और ये पॉइंट एक शेयर्स के अकॉर्डिंग भी है कि शेयर, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या होता है, मार्केट में, शेयर मार्केट में खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो समथिंग क्या है कि जब खरीद बिक रहे हैं तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट मुझे उसके ब्रोकरेज से जरूर मतलब है अभी तो, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज पे अगर कोई कमीशन पे या रिसीव हो रहा है समथिंग, ठीक है, तो उसको आपको इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है। किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट वहां पे बता दिया, क्योंकि रिवॉर्ड होता है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, सर्विसेज देने की एक पेमेंट होती है, एक इनकम होती है, वो यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। तो कमीशन अगर आपको रिसीव हो रहा है सेल के कारण, आपने सेल करी इसलिए आपको रिसीव हो गया है, ठीक है, जो भी है सेल परचेज आपने करी, कमीशन रिसीव हो रहा है आपको, और तो आपको उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड होता है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विस रेंडर करने की एक रिवॉर्ड होती है। सेम यही पॉइंट यहाँ पे भी है। ब्रोकरेज यानी जो ब्रोकर्स को मिलती है, तो ब्रोकरेज अगर आप, क्या नाम है, ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स और बॉन्ड्स, शेयर्स, आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपको शेयर्स के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो अकाउंट्स के अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर हो गया, बॉन्ड्स को भी आप अपने लिए डिबेंचर समझ लो, डिबेंचर्स आपका प्रॉपर इनके ऊपर चैप्टर ही है आपके पास अकाउंट्स में, शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर। तो शेयर और बॉन्ड की अगर बात करें, इनके सेल परचेज पे भी अगर कोई ब्रोकरेज आ रही है, किसके करो, सिर्फ ब्रोकरेज के कर रहा हूँ, मेन अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कमीशन ब्रोकरेज चल रहा है, तो आपको उसको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, क्योंकि वही चीज लिखा है, क्योंकि रिवॉर्ड है किसका, फॉर फैक्टर सर्विसेज, जो आपने वहाँ फैक्टर सर्विसेज लगाई है, जो आपने वहाँ पेमेंट करी थी, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी तो वो क्या है, एक तरह से रिवॉर्ड है, उसका बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। तो हमेशा रखना कमीशन ब्रोकरेज टाइप की चीजें, अगर आप सेकंड हैंड गुड्स, शेयर, डिवेंचर टाइप की चीजें अगर उससे खरीदते हो, बेचते हो, तो उस टाइप की चीजों पे ये इंक्लूड होगा, बात समझना, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। वहां पे लिखा हुआ है इम्प्यूटेड रेंट, ये पॉइंट पे ऑलरेडी कवर्ड है, लास्ट वीडियो में कवर्ड था। इम्प्यूटेड रेंट की अगर बात करें, यानी अपने ही घर पे, यानी जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस है, ठीक है, उसका रेंट भी आप इंक्लूड करोगे। मैंने ये भी कहा था कि आपको ये नहीं देखना होता कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या नहीं है, चाहे वो रेंट तो इनकम आपको एस्टिमेट करना ही करना है, चाहे वो खुद का घर हो चाहे नहीं हो। ये पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, इसको हमने इंक्लूड किया था उस वाले में भी और इसमें भी, सेम पॉइंट है, वहां से कवर करना से। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। इस पॉइंट में लिखा है, ये नया पॉइंट है, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ, देखो यहाँ पे वर्ड समझना, इनकम टैक्स लिखा था लोग, और आपको पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा कि पेड हुआ आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पेड आउट ऑफ कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ये वर्ड लिख दे, या फिर और भी टैक्स के ऊपर काफी पॉइंट आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स लिख देगा, क्या लिखेगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो जब भी कोई टैक्स की बात करते हैं तो हमेशा टैक्स ना एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट ने इंपोज करेगी कि आपको देनी ही देनी है,
टैक्स अगर आपके ऊपर लग रहा है वो तो कंपलसरी आपको देना ही पड़ता है। तो टैक्स यानी कि आपकी कंपलसरी पेमेंट हो गई। अगर मैं इसके करूँ तो ये क्या है, कंपलसरी पेमेंट। ठीक है, ये कंपलसरी पेमेंट है। और कंपलसरी पेमेंट को ट्रांसफर पेमेंट ही तो बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा कि आपने जब टैक्स दिया तो उसके बदले आप गवर्नमेंट से मांग नहीं सकते कि मुझे उसके बदले ये दो। ठीक है, हालांकि हम बहुत ज्यादा बहसबाजी करते हैं, बट ये ऐसी ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट एक ऐसी पेमेंट होती है बताता है जो कि वन साइडेड होती है, इसके बदले में आपको रिसीव नहीं होता। तो यानी इनकम टैक्स जो हो गया, इनकम टैक्स आपकी कंपलसरी पेमेंट हो गई जो कि गवर्नमेंट को आपको देनी होती है। एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट हो गई। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि वन साइडेड होती है, इसके बदले में देने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। उसको आसानी रखनी चाहिए, मिल गया तो अच्छी बात है, वैसे तो मन नहीं मिलता। ठीक है, हमें यही सोच करना है। तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया, वन साइड हो गया, इसको इंक्लूड नहीं करोगे। शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ अगर हम पॉइंट देखें, पहले 3 पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट थे, अगले 3 पॉइंट की अगर बात करें तो ये ऑलरेडी पढ़े हुए पॉइंट्स हैं। बस यहाँ पे ये पॉइंट नया आया था। ये पॉइंट भी सेम वही है कि शेयर डिबेंचर जो कि बार बार खरीदा बेचा जाता, खरीदा बेचा सेकंड हैंड टाइप्स हो जाते हैं, तो इनकी अगर ब्रोकरेज होगी कमीशन तो वो तो लेनी है। तो पॉइंट कवर था ये ऑलरेडी लगभग। ठीक है, ठीक। नया पॉइंट ये था, इनकम टैक्स बोले, कॉर्पोरेट टैक्स बोले, हमेशा याद रखना वो कंपलसरी पेमेंट होती है। कंपलसरी पेमेंट एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट होती है। ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड होती है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। डन। तो इनकम मेथड के हमने कुछ पॉइंट्स करे, वैल्यू एडिड के हमने कुछ पॉइंट्स करे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।